हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट किया था, जो सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। हमने इसका पहला लेक्चर हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा तो जाकर वो लेक्चर देखिए, तो ही आपको ये सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। हमने पहले वाले लेक्चर में हमने वर्क डन के बारे में डिस्कस किया था, वर्क डन के टाइप डिस्कस किए थे, वर्क डन क्या होता है ये डिस्कस किया था। अब हम उसी के आगे जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, एनर्जी, हम वो देखने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है एनर्जी। यहाँ से भी आपको सबसे पहला क्वेश्चन वही जनरेट होता है कि व्हाट इज एनर्जी। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है, तो आपको सब आंसर देना है एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्क डन है, आप जो भी काम करने वाले हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी के ऊपर। जितना आपके पास एनर्जी रहेगा, आप उतना ही वर्क डन कर पाएंगे। अगर हम किसी को कंपेयर करें जो बहुत बल्की है, जो बहुत हेल्दी है, और एक बहुत पतला सा लड़का है, तो दोनों में से कौन ज्यादा काम कर पाएगा? जो हेल्दी वाला है, क्योंकि हेल्दी वाले के पास एनर्जी ज्यादा है और जो पतला वाला है उसके पास एनर्जी क्या है? कम है। तो डिपेंडिंग जो मेरा वर्क डन रहता है, ये हमेशा याद रखना, वॉट एवर द वर्क डन, दैट वर्क डन इज being decided by the energy। एनर्जी ही डिसाइड करेगा कि कितना वर्क डन होगा। तो सिमिलरली अगर हमने पढ़ा है वर्क डन का एनर्जी जूल होता है, तो एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि वर्क डन किसके बराबर होगा? एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एनर्जी का एसआई यूनिट हो जाएगा जूल, और इसी का सीजीएस यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ग। और हमने इन दोनों के बीच के रिलेशन पढ़ा है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। हमने पिछले लेक्चर में भी डिसाइड किया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है हमेशा ये। तो 1 जूल इज इक्वल टू, याद रखना, 10⁻7 अर्ग, या कभी कभी इसको घुमा दिया जाता है 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल। उल्टा भी पूछ देंगे इसको। ये होता है एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एनर्जी क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और जो एनर्जी रहेगा, एनर्जी डिसाइड करेगा वर्क डन। इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बराबर क्या रहेगा? एनर्जी के। अब आपने पढ़ा रहेगा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ा है आपने? क्या आपको पता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी के फॉर्म्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहला एनर्जी आता है, आपने सुना रहेगा, एटॉमिक एनर्जी। फिर आपने सुना रहेगा केमिकल एनर्जी। फिर आपने सुना रहेगा हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी। और आपने सुना रहेगा मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा भी और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर आपको पता है तो उनके आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होने वाला है मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाता है, जो दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाएगा। एक ऑब्जेक्ट, अगर मैं ऐसे बात करूँ, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात किया जाएगा। एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है और एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है। यहाँ पे याद रखना, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाएगा, एक मोशन में रहेगा और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, उसके पास जो एनर्जी रहेगा उसको बोलोगे आप काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, उसके पास जो एनर्जी रहेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में पीई लिखते हैं और इसको शॉर्ट में लिखते हैं केई, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम बेसिक से बात करें, हमने देखा कि हमको फॉर्मूले निकालने की, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो उसके लिए बेसिक से डेरिवेशंस किया जाता है कि हमें पता है कि जो मेरा वर्क डन है वो वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा?
एनर्जी के ऊपर, या ऐसे इसको अगर ऐसा रिवर्स लिखना है मैं बोल सकता हूँ मेरा एनर्जी ही डिसाइड करेगा कि मेरा वर्क डन कितना होगा। और इस एनर्जी को हम अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखें तो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, और हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू एस होता है। क्या होता है? F इंटू एस होता है। देयरफॉर अगर मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक, या ऐसा लिख सकता हूँ, बट F इज इक्वल टू पता है मुझे ma होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। ये कहाँ से आया? फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा ना न्यूटन का कि F इज इक्वल टू ma होता है। और आपने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? तो इस टाइप का कुछ एक फॉर्मूला होता है जहां से आप निकाल सकते हैं कि अब हमेशा पता रहता है ऑलवेज u इज इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल टू 2as। क्या बनता है? 2as। और यहीं से मुझे s का फॉर्मूला मिलेगा। s इज इक्वल टू क्या बनेगा? v स्क्वायर अपॉन 2a। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिले, एक 1 मिला, एक 2 मिला। इन दोनों से हमारा जो ये वाला एनर्जी है जिसको हम इक्वेशन स्टार बोल देते हैं, तो इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू F का वैल्यू क्या है? ma, एंड S का वैल्यू क्या है? S की जगह पर क्या पुट करोगे? v स्क्वायर अपॉन 2a। तो एक a से एक कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप वर्क की जगह पे आप एनर्जी लिख रहे थे ना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू एस था, तो यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2, और यही बन जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद आना चाहिए हाफ mv स्क्वायर। अब हमने काइनेटिक एनर्जी तो निकाल लिया। काइनेटिक एनर्जी के बाद हमको पता चलना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला निकालने के लिए वही है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन। और हमने यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करो तो एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है F इंटू एच। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? ma और s। अब पोटेंशियल एनर्जी का बात होता है कि हाइट के हिसाब से लिया जाता है हमेशा ही। अब अगर मैं बोलूँ कि सपोज ये ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे अगर ये मार्कर पेन पड़ा रहेगा तो इसका हाइट जीरो रहेगा। अब इसको जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाऊंगा मैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता जाएगा। मतलब इसका डिस्प्लेस कैसे करवा सकता हूँ? इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वर्टिकली अपवर्ड रहेगा या वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो जहाँ पे ये मेरा एस किस में बदल जाएगा? एच में। ये जाने दो, ऐसे लिखो, बट हमेशा याद रखना ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है? जी, एंड एस किस में बदल जाएगा? एच में बदल जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है एम जी एच। ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब जैसा कि इस फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि आपको पता है मास का वैल्यू और जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। हमेशा मास कांस्टेंट होगा और जी का वैल्यू 9.8 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चेंज किसके ऊपर रहेगा? हाइट के ऊपर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हाइट। हाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, ये स्टेटमेंट याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हाइट। अगर मैं इसके बेस पे अगर आपको क्वेश्चन पूछूं मैं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका हाइट h है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कैसे पाथ ट्रेवल कर, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है। मान लो अगर यहाँ पे ले लो तो मान लो 10 मीटर है, यहाँ पे ले लो ये 5 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर है। ये 3 मीटर ले लो, ये भी 3 मीटर ले लो। समझे क्या है? ये वर्टिकल हाइट 5, ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये 2 मीटर है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाएगा, क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी और इसका पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा क्या? हाँ, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, बट नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहता है, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर रहता है, हाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जैसा कि हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, हाइट के ऊपर, लेकिन इंडिपेंडेंट रहेगा पाथ के ऊपर। तो आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे होता है, तो अगर आपने देखा रहेगा हमारे घरों में टीवी होता है, फैन होता है, फ्रिज, मिक्सर, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सबसे बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, जैसे अगर हम सिंपल से एक बात कर लेते हैं। अगर मैंने फैन में डाला, अगर फैन को मुझे रोटेट करवाना है, चलाना है, तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अब यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब फैन में जाएगी तो विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, जो भी एनर्जी है अलग अलग फॉर्म्स में क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है। अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे कोई हीटर चलाना है तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, मैकेनिकल एनर्जी से, इसको आप एम ही बोलोगे। मैकेनिकल एनर्जी का जब भी बात, तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना है, क्या क्या डिवाइस रहेगा आपके पास, तो जनरेटर होना चाहिए। तो जनरेटर से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। अब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप यूज करना है विंड एनर्जी में, तो आप फैन बोल दो, फैन में यूज कर लोगे आप। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये स्टेटमेंट है, और जो स्टेटमेंट है उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ, वो कोई बोलेगा व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यू हैव टू आंसर एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। थैंक यू।